Assalamu alaikum students. This lecture is about Federal Physics second year and chapter 11. In this lecture, we are discussing about electric flux. So, what is electric flux? In previous lecture, हमने देखा था कि characteristics of charges, types of charges, हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ एंड कुछ उसकी एग्जांपल्स. नाउ हम अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. सो by definition it is a passage of electric lines of forces through any region or area. यानी किसी सरफेस से या किसी एरिया से या किसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना. वो जहां से पास हो जाएंगी उस जगह को आप कहेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो चुका है. जस्ट लाइक दिस एनिमेशन, an arrow strike on a bull's eye. जैसे ही ये एरो बुल्स आई पे आके लग रहा है, तो किस पॉइंट पे आके लग रहा है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके लग रहा है. आप सब देख पा रहे होंगे. तो जिस पॉइंट पे आके ये लग रहा है, ये पॉइंट आपके पास बेसिकली फ्लक्स वाला पॉइंट, यानी एरो आके लगेगा इस सेंटर पॉइंट पे. और करिएगा, एरो इस पॉइंट पे आके लग रहा है. सो एट दैट पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट आपके पास फ्लक्स है. जस्ट लाइक दिस. वहां पे एक एरो स्ट्राइक किया गया था, यहाँ पे कई सारे एरो हैं. तो जहां जहां एरो पास हो रहे हैं वहां वहां आपको फ्लक्स जनरेट होता हुआ मिलेगा. यानी यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यहाँ भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है, फ्लक्स यहाँ भी जनरेट हो रहा है, और फ्लक्स यहाँ भी जनरेट हो रहा है. तो फ्लक्स बेसिकली जनरेट किस वजह से हो रहा है? पैसेज ऑफ एरोस की वजह से थ्रू एनी एरिया. तो ये आपके पास एरो का फ्लक्स कहलाएगा, फ्लक्स ऑफ एरिया, फ्लक्स ऑफ एरो. और फ्लक्स कुड बी लाइक दिस, नंबर ऑफ एरोस पासिंग थ्रू एनी एरिया. तो अगेन यहाँ पे फ्लक्स कहाँ जनरेट हो रहा है आपके पास? दिस, ऑन दिस पॉइंट, ये येलो रीजन जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एरोस स्ट्राइक हुए हुए, तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा है. ऑल्दो ये उस तरह का फ्लक्स नहीं है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, सही. दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन दिस इज फॉर एन आइडिया के फ्लक्स कहते किस चीज को. अब हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, इसको ऑब्वियसली चार्जेस से और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होना चाहिए. So this is basically electric flux. Any area, किसी भी तरह का एरिया हो सकता है, कंडक्टर एरिया हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग एरिया हो सकता है, देखिए एनी काइंड ऑफ एरिया जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो हमने चार्जेस के अंदर डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर. हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, उस रीजन को हम कहते हैं फील्ड. तो वो फील्ड बेसिकली चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है. तो चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस जब बाहर निकलती हैं, सही है, या उसके अराउंड जो चार्जेस होती हैं, उसके करीब में कोई एरिया ले आऊं, उस एरिया पे उस चार्ज के फील्ड की वजह से फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा. जस्ट सपोज दीज एरोज, ये बहुत कहीं दूर से आने वाली फील्ड लाइंस हैं, इसी वजह से सबके सब आपस में पैरेलल हैं. तो इन लाइंस को हम यूनिफॉर्म लाइंस भी कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं? तो बाय डेफिनेशन तो हमने इसको देख लिया, ओके. बाय फॉर्मुलेशन इसको हम अब नोट करते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स आपके पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे, सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्लक्स के। तो फ्लक्स को आप डिनोट करते हैं फाई से, सही। जो मैंने मार्क किया है दिस इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग से शो करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट पे ई को यूज करते हैं, सही। इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन जब आप कई सारे फ्लक्स हैं सबको एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलग से शो करने के लिए इसको ई के साथ लिखना पड़ता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी greater number of electric field lines greater will be the flux। तो मैक्सिमम लाइंस होंगी तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मिनिमम लाइंस होंगी तो मिनिमम फ्लक्स होगा। सेम एज flux is directly proportional to the area delta A। why it is cos theta मैं भी आपको समझा दूं। the component of element area act parallel to the direction of electric field। how parallel, how it is basically act parallel to the direction of electric field and why we are calling it element area, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, सही है। तो फिलहाल हमने इन इक्वेशंस को कंबाइन किया तो आपके पास एक सिंगल इक्वेशन आ गई, E8 cos थीटा। cos का मतलब अगर आप वेक्टर्स के अंदर देखें तो होता है डॉट, सही है। हमने वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डिस्कस किया था वेक्टर्स के अंदर के cos और sin को हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, सही है भाई। तो जब मैं cos को यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये एक डॉट प्रोडक्ट छोड़ के यहाँ पे चला जाएगा और यही है आपके पास बेसिकली इक्वेशन है फ्लक्स की। तो व्हाट इज फ्लक्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इट इज फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। ओके, अब इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग है कि ए हैज अ वेक्टर जबकि ए एरिया है, और एरिया के बारे में जानते हैं कि ए इज स्केलर क्वांटिटी, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। तो व्हाई वी प्लेस अ एरो हेड ओवर एरिया, बिट कंफ्यूजिंग लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। एक्चुअली ए इज बेसिकली अ वेक्टर एरिया, इसे हमने जानबूझ के वेक्टर एरिया बनाया है, सही है, क्योंकि एरिया आपके पास सिमिलर नहीं हो सकता। हमने एरिया पीछे जो देखा वो स्क्वायर्ड फॉर्म में देखा एरिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है स्क्वायर्ड फॉर्म में हो। एरिया की कई सारी टाइप्स हैं। एरिया आपके पास सर्कुलर हो सकता है, सही। एरिया आपके पास किसी भी आर्बिट्री शक्ल में हो सकता है, सही है। हम उसको शेप नहीं दे सकते। तो फील्ड लाइंस को एरिया के साथ हम किस तरह से कोई एंगल प्रोवाइड करेंगे, तो हमें फील्ड लाइन को एरिया के साथ हमेशा क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है, बट एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल रखना है। अब ये एरिया वेक्टर क्या है, जस्ट सपोज के ये जो हैंड्स हैं जो मैंने बनाए ये अपने आपके हैंड्स हैं, सही, और ये आपके पास वही एरिया है जो यहाँ पे शो किया हुआ है, सही। ये वही एरिया है, सही। ये जो हैंड्स है ये आपके हथेली है, ये वही एरिया है जिसको यहाँ पे आपने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस एरिया, सिंपल एरिया। But what is vector area? The phase of your palm, the phase of the area is basically vector area। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि what is the direction of your palm, तो आप इसको किसी वेक्टर से शो करेंगे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जो आपके पास फेज ऑफ पाम है वो इनसाइड द स्क्रीन है, यहाँ पे जो आपके पास फेज ऑफ पाम है वो आउटसाइड द स्क्रीन है। तो आपने क्या ड्रॉ किया, वेक्टर, सही। तो वेक्टर ड्रॉ करने की वजह से जो ये आपके पास डायरेक्शन है वो मुझे कंफर्म हो गई। आपने कहा सर मैंने वेक्टर एरिया ड्रॉ किया तो मैंने अपनी पाम की डायरेक्शन को शो कर दिया, एक इनसाइड द स्क्रीन है एक आउटसाइड द स्क्रीन, सही। जस्ट लाइक दिस, it is towards left, okay, and it is towards right। तो आप बेसिकली देख क्या रहे हैं, the direction of your palm, the phase of your palm, okay। तो
अज्यूम करो ये वही एरिया है जिस एरिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आप उस एरिया की फेस कैसे बताओगे? उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, परपेंडिकुलर उसके वेक्टर ड्रॉ किया। अब एरिया का काम खत्म हो गया, आप सिर्फ फील्ड लाइंस को एरिया वेक्टर से नोट करेंगे। सही है भाई? तो अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं फील्ड लाइंस, तो यहां से करीब से फील्ड लाइंस आ रही हैं एरिया की तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया? व्हाट इज द एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया? हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहे एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस की, तो डायरेक्शन तो सेम है। व्हाट इज द एंगल? एंगल इज ऑलवेज जीरो। पैरेलल का मतलब है एंगल इज ऑलवेज जीरो। तो वेक्टर एरिया को हमें यूज करना है, सिंपल एरिया को यूज नहीं करना। बेटा ये जो ए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बेसिकली वेक्टर एरिया ही है। सही है? तो एरिया को वेक्टर एरिया कैसे बनाया हमने? बड़ा ही आसान तरीका है किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने का। अगर ए इज स्केलर क्वांटिटी, तो ए के साथ आप कोई यूनिट वेक्टर ज्वाइन कर दें, कोई यूनिट वेक्टर ज्वाइन कर दें। बेटा यूनिट वेक्टर के साथ ये कैप लगता है। सही है? यूनिट वेक्टर के साथ कैप लगता है। तो कैप मैं इसके टॉप पे बना देता हूँ, ये बराबर में लग गया, मैं टॉप पे बना के दिखा देता हूँ। तो यूनिट वेक्टर के साथ लगता है कैप उसके टॉप पे। तो दिस इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर। सही है? यही कैप समझ लें कि मैंने इसके टॉप पे लगाया है। ओके, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास क्या है? मैंने कहा ये एरिया वेक्टर है। तो भाई ये किसके बराबर हो गया? तो एरिया वेक्टर बराबर होता है स्केलर वाला एरिया और यूनिट वेक्टर हमेशा। तो ये सारी कहानी बना के हमने एरिया को कन्वर्ट कर दिया एरिया वेक्टर के अंदर। सही? ओके, नाउ अब हम इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं? अब इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स बेसिकली ई डॉट डेल्टा ए है। सही है? सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एंड एलिमेंट area of surface will describe electric flux through surface of area element। सही है? तो एरिया एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा का पूरा एरिया इस्तेमाल नहीं करना होता। जिस पोजीशन पे मुझे एरिया फ्लक्स फाइंड आउट करना होता है, उस पोजीशन को मैं एरिया वेक्टर देकर वहां से फ्लक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। सही है? यानी मैं पूरे इस थंब, ये आपके पास पूरे पाम के ऊपर, आपके पूरी हथेली के ऊपर फ्लक्स मालूम नहीं करना चाह रहा, मुझे फ्लक्स एक ही जगह पे मालूम करना है। कहाँ पे? तो मैंने वो जगह डिस्क्राइब कर दी कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए फ्लक्स मालूम करना चाह रहा हूँ, इस छोटे से पार्ट के लिए। तो ये कहलाता है एरिया एलिमेंट। और हर एरिया एलिमेंट का सिर्फ एक ही वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर। सही भाई? सो एरिया वेक्टर इज अ basically scalar quantity। okay, area vector is a scalar quantity। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस फ्लक्स के। क्या है वो स्पेशल केसेस? देयर आर थ्री पॉसिबल वेज टू डिस्क्राइब फ्लक्स, और हम इनको केसेस में डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन या पहला केस होगा कि जब सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड और वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड। ओके, तो पहला केस आपके पास है
फेस ऑन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सरफेस का जो फेस है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, तो इस कंडीशन में आपके पास फ्लक्स कैसा जनरेट होगा, तो आपको नजर भी आ रहा है बाय यूजिंग डायग्राम। तो व्हेन सरफेस एलिमेंट एरिया इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, यहाँ पे इन्होंने बात करी है एलिमेंट की, तो एलिमेंट का मतलब उसी वेक्टर एरिया की बात हो रही है। Number of electric lines of forces is appeared through the surface of element area. Thus, the maximum electric flux is said to be appeared through the surface. वेक्टर एरिया अगर पैरेलल होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा या एरिया आपका परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम सरफेस मैक्सिमम फ्लक्स होगा। मैथमेटिकल कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, तो मैथमेटिकली we know about flux, we know about equation of flux, it is E dot A. okay, what is dot, again आप इसको ओपन कर लें cos थीटा पे, तो it is E delta A cos थीटा। अब हमारा सारा काम थीटा के ऊपर है, what will be the angle between vector area and electric field, so we know it is 0, so cos 0 is 1। now according to mathematical formula we also conclude that flux is generated maximum। क्या है, जब आपके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया रखा हुआ है या एरिया वेक्टर पैरेलल रखा हुआ है तो फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम जनरेट होगा। सो इट इज मैथमेटिकली प्रूवन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 is when area itself is parallel to the field but area vector is perpendicular to the field। okay, so what will happen when surface of element area is oriented normal to the direction of electric field, then no electric field are seen to appear across the surface of element area। सही, तो हमें नजर आ रहा है डायग्राम में भी, अगर एरिया आपके पास एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है या एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड, so there will be no line which is passes through the area because we are considering the area has no thickness or negligible thickness, so thickness से तो हमें कोई काम ही नहीं है, तो वहां से कोई वेक्टर वहां पास नहीं हो सकता, कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। so the minimum electric flux is said to be appeared। okay, or magnitude of flux is become 0 according to mathematical justification। अगर मैं इसको देखूं तो again we are using E dot A cos theta। now this time cos is 90 degree। okay, cos is 90 degree, cos theta is 90 degree। okay, so EA cos 90 is 0, so flux will become also 0। तो हमें मैथमेटिकली भी जस्टिफाई कर दिया कि फ्लक्स आपके पास 0 होगा। डन। now jump towards case number 3। what will happen if the area or area vector is placed with some arbitrary angle with electric field, कोई भी एंगल greater than 0 less than 90, किसी भी एंगल पे अगर मैं रख के देखूं तो क्या फ्लक्स जनरेट होगा जी, ऐसे फ्लक्स को हम कहेंगे मॉडरेटेड फ्लक्स है। ओके, तो व्हेन सरफेस ऑफ एलिमेंट एरिया इज ओरिएंटेड विद सम एंगल अदर देन 90 and 0 कैन प्रोड्यूस मॉडरेटेड अमाउंट ऑफ फ्लक्स, किसी भी अमाउंट का हो सकता है, सही। तो अगेन मैं बात करूं so it will become E dot A cos theta, or because
we pick angle as a phi, so we put phi, okay, in the place of theta. तो यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, 1 2 3 10 20 50 एनीथिंग, ओके, अदर देन 0 and 90. तो यहाँ पे आपके मुताबिक फ्लक्स जनरेट होगा. आप जितना फ्लक्स जनरेट कराना चाह रहे हैं उतना आप एरिया वेक्टर को उतना पैरेलल रखेंगे. जितना कम एंगल होगा फ्लक्स उतना ही अच्छा होगा. जितना एंगल बढ़ता चला जाएगा टुवर्ड्स 90 तो फ्लक्स आपके पास कम होता चला जाएगा. दिस इज बेसिकली द थर्ड केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So students, this is the introduction and explanation of electric flux, okay, through area, and we also discuss about cases of electric flux. तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.